में हम लोग भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनके शासनकाल से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको देखेंगे। इस दौरान हम लोग आधुनिक भारत के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको देखेंगे, और जिसमें वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक हम लोग पढ़ेंगे। इस बीच में जितनी भी डिटेल्स से डेटा हम लोग के नज़र में आएंगे उसको हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। साथ में गांधी जी से भी संबंधित हम एक अच्छा खासा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें के बारे में सारा डिटेल रहे, ताकि बीपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कोई भी सवाल छूटे नहीं। आप जरूर से जरूर उसको करके आए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। वही मेरा प्रयास है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज वारेन हेस्टिंग्स से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। वारेन हेस्टिंग्स का जन्म जो है 1732 में हुआ और मरे थे 1818 में। ठीक है, अगर सबसे पहले देखा जाए तो 1750 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में नौकरी शुरू किए थे, मगर जो इनकी प्रतिभा को देखते हुए ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं इनको कासिम बाजार का अध्यक्ष बना के भेजा। ठीक है, वहां पे भी इन्होंने अच्छा काम किया। अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अच्छा करते करते ये 1772 में फोर्ट विलियम, यानी उस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय बने। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ये बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर बने। ठीक है, फिर उसी बाद जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके माध्यम से ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए। भारत के गवर्नर जनरल बने। ये सब इनकी प्रतिभा, इनका लक भी था, उसके सहयोग से ये बनते चलते चले गए। 1774 में मतलब से लेकर जो मतलब जिसको हम गवर्नर जनरल कहें, गवर्नर जनरल के पद में तब तक बने रहे जब तक 1750 में ये इस्तीफा नहीं दे दिए। ठीक है, इस्तीफा इनसे दिया क्या, इनसे इस्तीफा जबरदस्ती ले लिया गया क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार में लिप्त तो थे ही था, और ईस्ट इंडिया एक्ट जो आया था उसके विरोध में भी इनको देना पड़ गया, तो इनसे इस्तीफा ले लिया गया। ठीक है, 1750 में भी हो गया आपका। फिर 1758 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद इन्होंने मीर जाफर को नवाब के रूप में स्थापित करने के लिए नवाब के रूप में इनको स्थापित किया और अपनी राजधानी को उनको मुर्शिदाबाद से उठाकर कलकत्ता शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उस समय मीर जाफर के समय में ये बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद शिफ्ट हो गई थी, वहां से ये उठाकर कलकत्ता शिफ्ट किए और अपना जो टकसाल भी था, और सॉरी टकसाल नहीं बोलेंगे, राजकोष था, राजकोष भी उन्होंने मुर्शिदाबाद से उठाकर कलकत्ता शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, और भी कुछ कुछ इनके बारे में जो डेटा है जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ वो हम बता देते हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा। इनके कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, और दोनों में ही इनकी विजय हुई। 1785 में जब इनका इस्तीफा देने का काल था, जो आखिरी साल था, उसी समय ये बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी का गठन में विलियम जोन्स को अपना समर्थन दिया और इनके समर्थन से ही बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी का गठन हो पाया था। ठीक है दोस्तों, अगला द्वैत व्यवस्था में इनका क्या रोल रहा है, क्या किए हैं ये, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली था उसको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से समाप्त कर दिए। जो द्वैत शासन प्रणाली थी, दोहरी प्रणाली, जो द्वैत प्रणाली सिस्टम थी उसको समाप्त कर दिए। दोहरी प्रणाली में कंपनी के पास दीवानी अधिकार रहा और फौजदारी जो था वो उस समय के तत्कालिक निजामों को और नवाबों को उनको दे रखा गया था। दीवानी, चूंकि यहाँ दीवानी में क्या है कि राजस्व प्राप्त होता था। ठीक है, तो राजस्व में ये मतलब बहुत चालाक हुआ करते थे ये अंग्रेज। ये राजस्व को का या जहाँ से पैसे का लेन देन वाला आइटम है, जो भी विभाग है, ये अपने पास रखते थे। और जो समस्या वाला था फौजदारी, जिसमें कोई लाभ नहीं होना था बल्कि समस्याएं थी, प्रशासनिक समस्याएं थी, उनके उस समय के निजामों को, उस समय के नवाबों को चिपका के रखे हुए थे।
ठीक है। तो ये एक इनका चालाकी भरा काम था उस समय का। बाद में हालांकि दोनों ही अपने पास ले लिए। नवाब, चूंकि नवाब के पास जब पैसा ही नहीं आएगा तो बेचारे वो शासन व्यवस्था देखेंगे क्या, प्रशासनिक ही तो नहीं देखेंगे। तो भाई किसी भी राज्य को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, और धन पे इन लोग नाक बनकर बैठे हुए थे ये अंग्रेज। नवाब का वार्षिक भत्ता जो था 32 लाख का, वो घटा के उन्होंने 16 लाख कर दिया। अब ये हर जगह से इनका मतलब आर्थिक रूप से ही, असल में आर्थिक रूप से ही कमजोर करना चाह रहे थे। और कहते फौजदारी में तो ये कमजोर कर ही चुके थे, अब आर्थिक रूप से भी कमजोर करना चाह रहे थे, ताकि ये टोटली ये शासन व्यवस्था से हट जाएं और इनका पूरी पूरी तरीके से व्यापार पे और राजस्व पे इनका कब्जा हो जाए। ठीक है। फिर राजस्व व्यवस्था में क्या सुधार किए, क्या किए, ये भी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये राजस्व वसूली के लिए कलकत्ता में राजस्व मंडल की स्थापना की। मतलब देखिए, पैसा इकट्ठा कराने के लिए राजस्व का उन्होंने राजस्व मंडल की स्थापना की कलकत्ता में। अपने कोष को, चूंकि मुर्शिदाबाद इनके लिए असुरक्षित लग रहा था, इसलिए मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर गए, ले गए अपने राजकोष को। ठीक है। कलकत्ता 1772 में बंगाल की राजधानी भी बनाई दी गई थी। अगला है, प्रत्येक जिले के लिए ब्रिटिश कलेक्टर नियुक्त किए गए और एक महालेखाकार भी नियुक्त किया गया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन इनके लिए काफी महत्वपूर्ण था, राजस्व का संग्रहण काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टर को, ना कि भारतीय कलेक्टरों को, इतना कलेक्टर जैसा पद तो भारतीयों को नहीं मिलता था उस समय, तो जो ब्रिटिश कलेक्टर थे उनको नियुक्त किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व को लोग लूट सकें, मतलब ले सकें। और उसके लिए, और उसके हिसाब किताब के लिए एक महालेखाकार को भी नियुक्त किया गया था, ताकि कलेक्टर कुछ गड़बड़ करे तो महालेखाकार उसको देख सकेगा। ठीक है। मतलब एक दूसरे, जैसे अभी व्यवस्था है कि महालेखाकार है जो आपका सभी सरकारी खर्चों पर ध्यान देता है। ठीक है। अगला है, जो उस समय के अधिकारी थे, छोटे छोटे अधिकारी थे, उन पे वो अनुचित जुर्माना लगा लगा के भी व्यापारियों और नागरिकों को परेशान किया करते थे। और अन्य भी, जैसे किराया हुआ या टैक्स हुआ, जिसको बोल सकते हैं कहीं भी माल लाने ले जाने का टैक्स, ये सब बढ़ा दिया गया था, उसको प्रतिबंधित करने की कोशिश किया इन्होंने। हालांकि कर नहीं पाए थे, मगर फिर भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश किए, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो मतलब लूट तंत्र में इतने व्यस्त थे कि वो इन सब चीजों को कोई ज्यादा भाव नहीं देते थे। न्यायिक सुधार में उन्होंने क्या किया, ये भी देखते हैं। ये जमींदारों की न्यायिक शक्तियों को समाप्त कर दिया। कई जगहों पे जमींदार जो थे ना, खुद ही न्याय करते थे। ठीक है। उनको न्याय करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी, वो शक्ति को इन्होंने समाप्त कर दिया, ताकि ये खुद किसी को दंड ना दे सके ये जमींदार। उसके बाद दीवानी जो मामला है, दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। ये दोनों अलग अलग न्यायालयों की स्थापना की गई, ताकि कोई ज्यादा विवाद ना रहे और टैक्स कलेक्शन में आसानी बना रहे। कलकत्ता में 2 अपीलीय अदालतें स्थापित की गई, एक सिविल मामले के लिए यानी कि दीवानी मामलों के लिए, और एक आपराधिक मामलों के सदर निजामत अदालत फौजदारी मामलों के लिए। 2 अदालतों का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। आपराधिक अदालत में एक भारतीय न्यायाधीश होना होता था। मतलब एक आपराधिक न्यायालय में जो एक न्यायाधीश जो रहेगा वो एक भारतीय भी रहेगा। और इसका जो दंड का प्रावधान था, ये मुसलमानों का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग होता था। ठीक है। ये जो दंड का प्रावधान था वो मुसलमानों के द्वारा में, जो कुरान में जो दिया गया है, कुरान में जो दंड के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था। आगे है, मुसलमानों पर कुरान में उनके कानून के अनुसार और हिंदुओं के कानून के अनुसार मुकदमे चलाए जाना था। मतलब मुसलमानों पे कुरान के अकॉर्डिंग और हिंदुओं पे हिंदू मनुस्मृति के अकॉर्डिंग मुकदमा चलाया जा सकता था। मगर जो आपराधिक दंड होता था वो कुरान के अकॉर्डिंग, जो भी दंड का प्रावधान था उसके अकॉर्डिंग दिया जाता था। व्यापार विनियमन में क्या इनका योगदान रहा, ये भी देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया, जो मतलब टैक्स था, नजराना इत्यादि जो भी टैक्स था छोटा मोटा, इसको समाप्त कर दिया, जिसका पहले कंपनी के अधिकारियों और व्यापारियों को द्वारा दुरुपयोग होता था।
तो ये क्या होता है, एडवांस कह दीजिए या नजराना के रूप में ये लोग लिया करते थे, जिससे भारतीय व्यापारियों पे अतिरिक्त दबाव पड़ता था, उनके मूल्य पे अतिरिक्त दबाव पड़ जाता था। कोई वस्तु अगर वो बेचना चाह रहे हैं उस पर भी नजराना या दस्तक लग जाता था, जिसकी वजह से काफी मूल्य का बढ़ोतरी हो जाता था। अगला है भारतीय और विदेशी वस्तुओं 2.5 के समान टैरिफ लागू किए गए और कंपनी के अधिकारियों पर निजी जो व्यापार था उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इन्होंने भारतीय और विदेशी वस्तुओं पर 2.5 का एक समान टैरिफ लगाया। जो मतलब भारत के वस्तु है जो भी बनता था जो बाहर जा रहा है तो एक समान मतलब क्या कहते हैं टैरिफ लगाया। और जो दस्तक प्रणाली है नजराना या इसको बोल सकते हैं आप, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रेड परमिट हुआ, ठीक है, ट्रेड परमिट जो दिया जाता था, ठीक है, वो बंद कर दिया। और बताया ना कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार पर प्रतिबंधित किया गया। मतलब उस समय वारेन हेस्टिंग्स के समय में जितने भी अधिकारी थे, जिनको देखो कोई चाय का बागान लेके बैठा है, कोई नील का बागान लेके बैठा है, कोई ये दरी कारपेट और कपड़ों का उद्योग लेके बैठा है, सब कोई ना कोई व्यापार में संलिप्त थे और अवैध कमाई कर रहे थे। तो इसके लिए जो भी अंग्रेज अधिकारी जो इसमें संलिप्त थे उस पर यह रोक लगाया गया ताकि एक अन्याय की स्थिति ना बने। अगला है कलकत्ता में अपने समय के दौरान कदाचार के कारण वारेन हेस्टिंग्स पर 1787 से और 1795 के बीच महाभियोग चलाने का प्रयास किया गया, और जिसमें कोशिश तो किया गया क्योंकि खुद ही बहुत बड़े भ्रष्ट थे, लेकिन ये बच के निकल आए। भ्रष्ट एक भ्रष्टाचार का भी इन पे था। दूसरा एक बंगाली ब्राह्मण थे नंद कुमार, ठीक है, नंददास, शायद यही नाम था, नंददास। उनको झूठे आरोपों में फंसाकर फांसी की सजा दिलवा दी गई थी, जिसका काफी विरोध हुआ था और इसकी वजह से इन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और क्या कहते हैं इन्हें उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर कुप्रबंधन और व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। जो इन पर जो केस 1784 में चूंकि पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध करने की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। एडमंड बर्ग जो ग्रेट ब्रिटेन के सांसद थे, वो वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग का नेतृत्व कर रहे थे। कई वर्षों तक चले महाभियोग के मुकदमे का अंत में वारेन हेस्टिंग्स को बरी कर दिया गया, चूंकि बरी तो करना ही था क्योंकि कुछ भी हो अंग्रेजों के लिए बेनिफिशियल थे, भले ही लाखों करोड़ रुपए कमाए, मगर अंग्रेजों के लिए काफी सुयोग्य अधिकारी थे। वारेन हेस्टिंग्स 1758 से 1761 तक बंगाल के नवाब अदालतों में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के प्रतिनिधि रहे और 1761 से 64 तक बंगाल में अपने मामलों के लिए नियंत्रक निकाय और कंपनी के परिषद का भी प्रतिनिधित्व किया। 1765 में इनको इंग्लैंड वापस लौट के आना पड़ा। (1776) में मनुस्मृति का अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। असल में ये जो अनुवाद था पहले संस्कृत से पर्शियन में हुआ, क्योंकि ये उस समय के विद्वान जो पंडित रहे होंगे वो पर्शियन में उसका अनुवाद किए। पर्शियन से इंग्लिश में अनुवाद का श्रेय NB हेलहेड को जाता है, जो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज उर्फ मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवादित किए थे। ठीक है, 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का नामक नाटक का अनुवाद किया गया, जो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और दूसरे विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी का अनुवाद किया और सभी
सभी वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ। हालांकि भगवत गीता का अनुवाद और पहले भी लोग किए थे अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में, मगर इसका श्रेय विलियम विल्किंस को जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला मदरसा खुलवाने का श्रेय प्रथम मदरसा खुलवाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को ही जाता है। 1782 में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस संस्कृत विद्यालय खोला गया, स्थापना किया गया। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये जो डेटा है दोस्तों, आप इसको याद करके रखिएगा और समझ के रखिएगा, ताकि अब तो चूंकि बीपीएससी में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग आ गया है, तो कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए पक्का से याद करके रखिएगा ताकि कोई समस्या ना आए। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, जिसका संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिकी, भारत का पहला, हालांकि ये अंग्रेजी में छपा था, इंग्लिश में छपा था, मगर पहला था ये द बंगाल गजट 1780 में। याद रखिएगा 3 चीज इसमें नोट याद रखना है। 1780 बंगाल गजट बाय जेम्स ऑगस्ट हिकी। 1784 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कोलकाता तक ही था, मगर आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष की सहमति पर बाहर भी मुकदमा सुना जा सकता था। न्यायालय में पहले अंग्रेजी कानून लागू होता था, चूंकि लॉर्ड मैकाले नहीं कहेंगे, सॉरी, इसके उस समय तो लॉर्ड मैकाले नहीं, मतलब अंग्रेजी कानून, जो अंग्रेजों के कानून थे वही लागू था उस समय। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो एलिजा इम्पे थे, जो बाद में वारेन हेस्टिंग्स से विवाद होने की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें एक उन्होंने लगान का कलेक्शन, जो संपूर्ण जो लगान है उसके हिसाब किताब के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद के लिए पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। ठीक है, मतलब वो लगान का संपूर्ण व्यवस्था को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए एक भारतीय अधिकारी बनाया गया, राय रायन की नियुक्ति की गई। और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो था वो दुर्लभ राय का पुत्र राजवल्लभ था, राजा राजवल्लभ। सन 1786 में वारेन हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और नवीन अधिकारी को मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य कार्य सभी कानूनगो के कागजों की देखभाल करना था। इस पद का प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्या कहते हैं सरिस्तादार, पहला सरिस्तादार था, उसका नाम जेम्स ग्रांट था। अभी कानूनगो के कागजों की देखभाल करना था, ये जो सरिस्तादार था ये कानूनगो के नीचे था। ठीक है, कानूनगो के नीचे ये कर्मचारी हो गए। ठीक है, ये कागज का देखभाल करना, कौन सा कहाँ क्या निबंधन प्रबंधन के लिए जाना है, तो ये सरिस्तादार जो नया पद बना वो देखता था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस ऑफ की पॉलिसी जो है वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको हमने बताने की कोशिश किया है। इसको अगर आपको ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए हो तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वो आपका उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना हो, जैसा डेटा मिलता है जिसमें आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, तो जोड़िएगा और एक एक पॉइंट को नोट करके